बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, झंग के 15 वैक्सीनेशन सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। बैरून मुमालिक जाने वाले अफराद समेत दूर दराज से वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चले, इस हवाले से झंग के 15 वैक्सीनेशन सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। बैरून मुमालिक जाने वाले अफराद समेत दूर दराज से वैक्सीनेशन करवाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से, जो बताएगा। जी बिल्कुल, झंग के शहरियों को कोरोना से महफूज रखा जा सके, इसके हवाले से महकमा सेहत झंग ने 15 मुकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। हम इस वक्त DH2 अस्पताल में बने नर्सिंग स्कूल के वैक्सीनेशन सेंटर में 2 वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे अफराद जिन्होंने बैरून मुमालिक जाना है, उनको मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन ये वैक्सीन भी ख़त्म हो चुकी है। और ऐसे अफराद जिन्होंने बाहर जाना है और उनको वैक्सीन नहीं लग रही, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और इसके साथ साथ जो शहरी हैं उनको साइनोवैक वैक्सीन लगाई जाती है, ये साइनोवैक वैक्सीन भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और बिलाशुबा इस सेंटर में आने वाले जो शहरी हैं उनको मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ रहा है। महकमा सेहत के इस सेंटर में मौजूद अमले के मुताबिक 2 से 3 रोज़ हो चुके हैं कि मॉडर्ना वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, जबकि साइनोवैक वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। इस हवाले से CEO हेल्थ डॉक्टर सैयद असगर का ये कहना है कि दोनों वैक्सीन जल्द ही जो है वो सेंटर्स में पहुँच जाएंगी और उसके बाद एक बार फिर जो है वो वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चले, झंग के 15 वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। बैरून मुमालिक जाने वाले अफराद समेत दूर दराज से वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चले, झंग के 15 वैक्सीनेशन सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। फैसलाबाद में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। महकमा सेहत ने कोरोना वायरस की रिपोर्ट जारी कर दी। 24 घंटों के दौरान मजीद 59 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिले भर में तनासुब 13% रहा। आपको बताते चलें, इस हवाले से फैसलाबाद में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। महकमा सेहत ने कोरोना वायरस की रिपोर्ट जारी कर दी। 24 घंटों के दौरान मजीद 59 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिले भर में तनासुब 13% रहा। आपको अपडेट करते चलें, इस हवाले से फैसलाबाद में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। महकमा सेहत ने कोरोना वायरस की रिपोर्ट जारी कर दी। 24 घंटों के दौरान मजीद 59 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिले भर में तनासुब 13% रहा। फैकल्टी मेंबरान की कमी, तलबा की तालीम का हर्ज होने लगा। फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। फैकल्टी मेंबरान की कमी जूं की तूं है। प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की 75 सीटें तैनाती की मुंतज़िर हैं। खाली सीटों पर 22 प्रोफेसर, 28 एसोसिएट प्रोफेसर और 25 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैनाती ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अज़हर हुसैन से। जी अज़हर, बताएगा तैनाती क्यों ना हो सकी? पंजाब मेडिकल कॉलेज को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले 4 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक फैकल्टी मेंबरान की जो है कमी उसे दूर नहीं किया जा सका। 75 सीटें, जिसमें 22 प्रोफेसर, 28 एसोसिएट और 25 असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीटें खाली हैं। हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, सीटें खाली हैं, तालीम का मेयार किस तरह बेहतर बनाया जा रहा है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सीटें खाली हैं और हमारी यूनिवर्सिटी को बने हुए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं और हम इस सिलसिले में बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने जो हमें अदाद शुमार बताए हैं सीटें खाली होने के, अगर इसका आप तज्जिया करें तो ज़्यादा सीटें हमारी जो हैं बेसिक्स डिपार्टमेंट में जो है ना हमारे वहाँ खाली हैं। जैसे जो पहले, दूसरे या तीसरे साल में बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ की जो असातिज़ा की कमी है और उसकी वजह यह है कि बहुत कम लोग इस तरफ आते हैं। ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम लोग प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बने और मरीज़ों को देखें। ज़ाहिर है उसके अंदर उनको ज़्यादा मुआवजा मिलता है और वो समझते हैं कि इस तरह हम बेहतर तरीके से अपनी डॉक्टरी को चला सकते हैं। तो इसमें असल में कमी है बेसिक साइंसेज के टीचर्स की। आपको शायद इस बात का भी पता नहीं है कि पिछले 4 साल के अंदर हमने 5 दफ़ा, लगभग 5 दफ़ा हमने ये सीटें एडवर्टाइज़ की हैं, उस पर बहुत कम लोग आए हैं। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर ये जो टीचर्स हैं ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं जहाँ तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाहों को इन्हांस करें और इस कमी को पूरा करने के लिए अभी सिंडिकेट की मीटिंग में हमने ये फैसला किया है कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में MPhil के प्रोग्राम शुरू करें
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف آئیں اور وہ بیسک سائنسز ٹیچر بنیں تاکہ یہ ہماری کمی پوری ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جنرل پول پورے پنجاب کا ہے جس میں سے ہمیں شیئر ملتا ہے. یہ وہ سیٹیں خالی ہیں جو پروموشن کوٹا کی سیٹس ہیں. یہ ڈائریکٹ جو انڈکشن ہے اس میں اتنی خالی نہیں ہے. اگر ڈائریکٹ انڈکشن کی سیٹیں ہوں تو میں ان پہ انٹرویو کر کے کر لوں. جب خود مختاری ملے گی، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ MTI ایکٹ آ رہا ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں انہوں نے لگا دیا ہے، خواجہ صفدر میڈیکل کالج سیالکوٹ میں لگا دیا ہے. اس میں ادارے کو آٹونومی ہے کہ جتنی سیٹیں خالی ہیں وہ ایڈورٹائز کریں اور آپ ان کو فل کریں. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا، یہ جنرل پول کی سیٹیں ہیں، ان کو ہم الگ ایڈورٹائز نہیں کر سکتے. ڈائریکٹ کوٹا کی سیٹیں ہم نے ایڈورٹائز کی ہیں اور اس پہ ابھی انٹرویو اگلے مہینے ہونے والے ہیں. جی بالکل، اب تک تقریباً 5 بار کوشش کی جا چکی ہے، باقاعدہ طور پہ اشتہار بھی جاری کیے جا چکے ہیں کہ تاکہ جو فیکلٹی ممبران ہیں ان کی کمی کو دور کیا جا سکے. تو ہم کوشش کی جا رہی ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور اس بہت کمی کو. شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آبادی کیسے کنٹرول ہو، خاندانی منصوبہ بندی کون کروائے؟ فیصل آباد میں خاندانی منصوبہ بندی کا محکمہ بہبود آبادی زبوحالی کا شکار ہو گیا. کئی برسوں میں بڑھتی ہوئی نہ دفاتر میں بنیادی سٹاف پورا ہوا. محکمے کے 94 دفاتر کرائے پر کئی مہینوں سے کرایہ واجب الادا. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ رمضان مرزا سے. جی رمضان، بتائے گا کرایہ ادا کیوں نہ کیا جا سکا؟ جی بالکل، فیصل آباد کی آبادی جو ہے اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور جو محکمہ بہبود آبادی ہے ان کے اعداد و شمار کے مطابق آئندہ 36 سے 37 سال کے دوران فیصل آباد کی آبادی 2 گنا ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ فیصل آباد کی آبادی جو شہر کی ہے وہ 70 سے 80 لاکھ ہو جائے گی اور اس ضلع کی آبادی جو ہے تقریباً لگ بھگ 1.5 کروڑ پر چلی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وسائل کا جو پیداوار ہے اس میں بڑھوتری ہے اس کا مسئلہ پیدا ہوگا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آبادی کو کنٹرول کرنے والا ادارہ محکمہ بہبود آبادی اپنی ذمہ داریاں اس لیے ادا نہیں کر پا رہا کہ جو تمام تر دفاتر ہیں وہ سارے رینٹ پہ ہیں. تقریباً 94 دفاتر ہیں جن میں نہ صرف ڈسٹرکٹ آفس ہے وہ رینٹ کے اوپر ہے، اس کے علاوہ جو تحصیل کے آفیسز ہیں وہ رینٹ کے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے چھوٹے سب آفیسز ہیں وہ بھی اس وقت رینٹ کے اوپر چل رہے ہیں. عرصہ دراز سے جو ہے وہ محکمے میں بھرتی نہیں ہو سکی اور جو کرایہ ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا، جس وجہ سے محکمہ جو ہے وہ اپنی 100% ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے. جو آفیسر ہیں ان کے مطابق اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے حکومت پنجاب کے ساتھ جو ہے وہ خطوط بھی مراسلے بھجوائے گئے ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہو سکی. جی کوئی سنوائی نہیں ہو سکی. بہت شکریہ رمضان مرزا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اسی پر MNA فیض اللہ کا موقع کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے محکمہ جو پاپولیشن ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جتنے اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیے انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہو پا رہا. تو ہم جتنی بھی اپنی گروتھ کو بڑھا لیں، جب تک ہم اپنی پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کریں گے اور اربنائزیشن کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا اور ان علاقوں میں انڈسٹری لگانی ہوگی. ایک ہی جگہ پہ اگر ساری انڈسٹری لگے گی تو یہاں پہ اتنا زیادہ لوگ ہو جائیں گے کہ یہاں پہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا، ماحولیات کا بھی پرابلم آئے گا اور سہولتوں کا بھی فقدان ہوگا. تو اس لیے ہمیں جو انڈسٹری ہے اس کو مختلف علاقوں میں لگانا پڑے گا، جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ لگانا پڑے گا تاکہ وہاں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آ سکیں اور لوگ شہروں کی طرف نہ آئیں، اربنائزیشن نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پاپولیشن ویلفیئر کو ڈپارٹمنٹ کو اپنا کام زیادہ مستعدی اور زیادہ تیزی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آلریڈی ہم جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ گروتھ میں اتنی زیادہ وہ اضافہ نہیں ہو پا رہا، وسائل میں اضافہ نہیں ہو پا رہا. تو جب تک ہم اپنی پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. جگہ 1 فوٹو سیشن 2 ٹوبہ میں شجرکاری مہم یا محض فوٹو سیشن؟ گزشتہ روز مارکیٹ کمیٹی نے شجرکاری مہم کی تقریب کا انعقاد کیا. فوٹو سیشن ہوا اور اپلوڈ ہو گیا. ریسکیو آفیسر نے نئے پودے لگانے کی زحمت تک نہ کی. مارکیٹ کمیٹی نے پودے لگ کس طرح سے رہے ہیں اور آفیسر کو کس طرح سے خوش کیا جا رہا ہے. ایک ہی پودوں پر دو سرکاری ڈپارٹمنٹ پودے لگا کر ہدف بڑھانے لگے. مزید تفصیلات جانیں گے شاہد محمود سے. شاہد بتائے گا.
जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली शजरकारी मुहिम में जो है सबसे बड़ा स्कैंडल जो है सिटी 41 ने ढूंढ लिया है कि किस तरह से पौधे लग रहे हैं और आगे किस तरह से बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इसी जगह पे एक तकरीब होती है मार्केट कमेटी की जानिब से पौधे लगाने की, और उससे पहले रेस्क्यू 1112 के यहाँ पे कुछ अफसरान और मुलाजमीन आते हैं। यही जो पौधे हैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये पौधे वो पहले वहाँ पर तस्वीरें इन्हीं पौधों के साथ बनाकर जाते हैं और अपने अकाउंट से लगाते हैं कि रेस्क्यू की जानिब से जो है पौधे लगाए गए हैं। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मार्केट कमेटी के अफसरान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फनास जवाद समेत मुख्तलिफ शख्सियात यहाँ पे आती हैं, उनकी जानिब से ही इन्हीं पौधों को दोबारा से लगा दिया गया। यानी कि पौधा एक दो सरकारी डिपार्टमेंट जो है मुख्तलिफ औकात में आकर पौधे जो है इस पे फ़ोटो सेशन करवा कर अपने अपने अफसरान को खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि ज़िला भर में अगर बात करें 10 लाख से पौधे लगाए जा रहे हैं। क्या इस तरह से वज़ीर-ए-आज़म की जो मुहिम है ग्रीन पाकिस्तान बनाने की, क्या इस तरह से पूरी होती हुई नजर आ रही है? सवालात उठने लगे हैं। क्या इस तरह से तमाम डिपार्टमेंट जो है करते नजर आ रहे हैं कि एक पौधा है, पहले जो लोग हैं वो आते हैं गमले के साथ रख कर तस्वीर बनाते हैं, दूसरे जो है लोग बाद में आते हैं गमले से निकाल कर इसमें रख कर तस्वीर बनाते हैं, और फिर ये कारकर्दगी बताई जाती है कि हमने 25 पौधे लगा लिए हैं, हमने 40 पौधे लगा लिए हैं, हमने 200 पौधा लगा लिया। ये तमाम सूरत हाल है जिसकी तमाम तस्वीर फुटेज जो है वो सिटी 41 की स्क्रीन पर चलती हुई नजर आ रही है कि इसी जगह पर पौधे लग रहे हैं। यही तमाम जो जगह है, कल जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है पहले रेस्क्यू का डिपार्टमेंट आकर पौधे लगाता है और फिर मार्केट कमेटी के अफसरान पौधे लगा रहे हैं। जब तमाम जो सूरत हाल पर मौक़िफ़ लेने की जो है कोशिश की गई तो रेस्क्यू के इंचार्ज से तो उनकी जानिब से भी मौक़िफ़ देने से इनकार किया गया, और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह के पास गए, उनकी जानिब से कहा गया मौक़िफ़ लेने, तो उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि ये रेस्क्यू डिपार्टमेंट का काम था, उन्होंने ये किया है तो उनसे बात की जाए। ये तमाम सूरत हाल है, लेकिन अब वाज़ेह तौर पर होता हुआ नज़र आ रहा है सामने के पौधे जो है लग कितने रहे हैं, बताए कितने जा रहे हैं, इस पे सबसे बड़े सवालात अब उठना शुरू हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अमेरिकी कॉटन मजीद महंगी 93 सेंट से भी ऊपर चलेगी। पाकिस्तानी कॉटन फी 1 गांठ 13,500 से 14,000 रुपए पर फरोख्त होने लगी। पॉलिस्टर फाइबर 222 रुपए किलो की फरोख्त होने लगी। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेज़ी देखी जा रही है कॉटन की प्राइसेस के अंदर, यॉन की प्राइसेस के अंदर। इसी के साथ फैसलाबाद एशिया की सबसे बड़ी मंडी फैसलाबाद की सूतर मंडी के अंदर भी तेज़ी का रुझान जो है वो देखा गया है। हफ्ते के आगाज़ के अंदर कम, लेकिन एकदम से फिर आखिर में तेज़ी देखी गई है। फैसल मियां मेंबर पाइमा हम ऐसा मौजूद, इनसे बात करते हैं। फैसल भाई, कैसे एकदम से रेट्स दोबारा से ऊपर गए हैं, तो क्या हालात चल रहे हैं, आने वाले दिनों में कैसे होंगे? जो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हालात माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। जो एक वीक पहले इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मतलब एक वॉर ही है ना, एक किस्म की ट्रेड वॉर करने की कोशिश की है कि यान की एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं होगी, उसने अपनी यान की एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दी है। उसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्टेबल आइटम्स है ना, जैसे पीसी यान है और कोर्सल काउंट वाला कॉटन यान है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है रेट्स। मुझे लगता है कि कुछ मिलें लोकल से निकल के उधर वाली साइड पे जाएंगी डिमांड में, क्योंकि इजाफा हो चुका है। मुझे लगता है सारा सेक्टर जो है ना टेक्सटाइल का, वो अल्लाह की मेहरबानी से पहले से बेहतर नजर आएगा। मुझे ये लग रहा है कि पहले से काम बेहतर होगा। कीमतों में कमी वाक़या होती देखी जा रही है? नहीं, मैं नहीं देखता कीमतों में बढ़ती नजर आ रही है मुझे, क्योंकि कॉटन हमारे पास है ही कम, तो मुझे लगता है कि वो मुस्तहकम या स्टेबल टू फर्म मैं देख रहा हूँ। स्टेबल देख रहे हैं। ये जो फ्लक्चुएशन है खासतौर पर वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में बेहतरी हो सकती है, और ख़ास तौर पर जो भारत की तरफ से अपनी एक्सपोर्ट यॉन के ऊपर एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है, उसकी वजह से असरात जो है मुरतब आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट के हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी ने FBR का पॉइंट ऑफ सेल्स मुस्तरद कर दिया। मार्केट को नोटिस और जुर्मानों और दुकानें सील करने की मजम्मत की गई। फैसले एतमाद में लिए बगैर किए गए। कहते हैं कि कारोबारी हजरात के साथ ज्यादती है। अगर ताजरों को हरासा करना बंद न हुआ तो शहर भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे शराज पर से। जी शराज बताएगा।
جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں راؤ کارپوریشن پہ. رانا سکندر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایوب اسلم منج صاحب موجود ہیں جو کہ نائب صدر ہیں فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے. بابر شہزاد صاحب موجود ہیں, رانا اکرام ہیں, حبیب الرحمان گل ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ حاجی عابد صاحب موجود ہیں. تاجروں کی جانب سے جو ہے وہ شدید الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے, اور حکومت کی جانب سے, ایف بی آر کی جانب سے جو اس وقت چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے اور پوائنٹ آف سیل کے نام پر دکانیں سیل بھی کی جا رہی ہیں. اس پر تاجر کیا رائے رکھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. رانا سکندر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب کیا کہیں گے, اس وقت پوائنٹ آف سیل کے نام پہ اب دکانیں بند ہو رہی ہیں, پہلے ہی تاجر جو ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے کاروبار بہت زیادہ نقصان کر کے بیٹھے ہیں, کیا کہیں گے سوال؟ بہت شکریہ بٹ صاحب. میں نے تو ہمیشہ اس بات پہ سٹینڈ لیا ہے اور کیٹاگوریلی میں کہتا ہوں کہ آپ پوائنٹ آف سیل مشین لگائیں, لیکن کس پہ؟ جو 17% سیل ٹیکس عوام سے وصولتا ہے, اور جو ہمارے یہاں جو بزنس اس طرح کے ہیں کہ جو وصول ہی نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں, تو ان پہ آپ پوائنٹ آف سیل مشین لگائیں گے تو کس طرح کام چلے گا؟ یہ ہراسمنٹ ہے اور انتہائی زیادتی ہے. وہ بیٹھیں, ہم انہیں بتائیں گے کہ جی کہاں پہ آپ نے لگانا ہے, کہاں پہ نہیں لگانا. انٹرنیشنل چین ساری چھوڑی ہوئی ہیں, بڑے بڑے آؤٹ لیٹ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ اب وہ جا کے ہراسمنٹ اور انہیں سیلڈ کر رہے ہیں, اور آپ لگائیں جی. ایک بندہ 17% سیل ٹیکس کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے, وہ وصول ہی نہیں سکتا, اسے کوئی دیتا ہی نہیں ہے, کیونکہ آلریڈی ہمارا کاروبار جو ہے وہ 3rd شیڈول میں ہے. 3rd شیڈول کیا ہے کہ کمپنیز 17% سیل ٹیکس ہم سے پہلے ہی وصول رہتی ہیں, اور ہمارا پہلے ہی ایڈجسٹیبل ہے. اس لیے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ جو بندہ 17% ایک بار سیل ٹیکس دے دے, اس کے اوپر کس طرح دے گا. ایوب اسلم منج صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. منج صاحب بتائیے گا لاہ عمل کیا ہوگا اگر یہ گورنمنٹ نہیں مانتی اور ان تاجروں کے اوپر جو آلریڈی پسے ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے اپنا سسٹم جاری رکھتی ہے اور اپنے چھاپوں کا اور سیل کرنے کا دکانیں, کیا کریں گے سر؟ جی اس میں ہم انشاءاللہ ابھی 1-2 دن میں بیٹھنا تاجروں کے ساتھ, جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کا لاہ عمل تیار کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے شروع کیا ہے کہ یہ مشینیں لگائیں اور سیل ٹیکس دیں, اور اس سے تو مہنگائی اور بڑھے گی. آگے غریبوں کا مہنگائی نے ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے. یہ 17% ٹیکس سیل ٹیکس ہے یا جتنا بھی ہے, یہ تو آلریڈی ہر چیز پہ ہم ادا پہلے ہی کر رہے ہیں. اگر ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں وہ سیل ٹیکس لیتے ہیں, ان سے لیں گے. جن لوگوں کا سیل ٹیکس سے تعلق ہی نہیں ہے, اب یہ بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہ سیل پہ جتنی سیل ہے وہ شو ہوگی, اس پہ سیل ٹیکس لگے گا. کیوں بھائی؟ جن پہ لاگو ہوا ان سے آپ لے لیا, ان سے لے لیا, ان سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو ریڈ سیلز ٹیکس لگے گا. بہت شکریہ شیراز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں ریلوے کارگو سسٹم بیٹھ گیا. ٹرینوں کی تاخیر سے بذریعہ ٹرین کاروبار کرنے والے افراد کو مشکلات کا سامنا. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ اویس علی سے. جو اویس بتائے گا مسافروں کو کن مسائل کا سامنا ہے. جی بالکل, محکمہ ریلوے کا کارگو سسٹم جو ہے وہ ٹرینوں کی تاخیری کے پیش نظر بیٹھ گیا ہے. لوگوں کا جو سامان ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جو بھیجا جاتا ہے وہ کاروبار برے انداز سے جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. کاروباری طبقہ جو ریلوے سے وابستہ ہے, جو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کا سامان بذریعہ ریلوے جو ہے وہ تجارت کرتا ہے اور ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجتا ہے, ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ تاجر موجود ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ٹرینوں کے اوقات کار میں بہتری نہ لائی گئی تب تک جو ہے وہ کارگو سسٹم کا خسارہ جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتا. کچھ ہمارے ساتھ تاجر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. اچھا آپ ہمیں بتائیے گا کہ ریلوے کا کارگو سسٹم جو ہے وہ ٹرینوں کی تاخیری کے پیش نظر جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے, کیا کہیں گے اس والے سے؟ سر ٹرین کا جو سا دارومدار وہ سب فارغ ہو چکا ہے. جو سی ٹرین نے 7 بجے نکلنا ہوتا ہے وہ کم سے کم 9:30-10 بجے نکلتی ہے. اتنا لیٹ اگر دیکھیں نا, ہم نے مال بلٹی کروایا ہے تو وہ ٹائم پہ نہ پہنچا ہے. جن کو ہم نے مال دینا ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے نا, یعنی کہ لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں یعنی کہ پریشان. جی بالکل, ٹرینوں کی تاخیر کے پیش نظر جو ہے وہ سامان کو جب بلٹی کروایا جاتا ہے تو وہ تاخیر سے پہنچتا ہے, جس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے. کچھ اور لوگ موجود ہیں. اچھا آپ ہمیں کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کارگو سسٹم میں بہتری کے لیے ریلوے کو اقدامات کرنے چاہیے؟ ہاں جی بالکل, ریلوے کو اقدامات کرنے چاہیے, ریلوے وزیر کو, اور یہ خاص کر عمران خان کو
चाहिए कि ये रेलवे का इंतज़ाम बिल्कुल ठीक करे, कार्गो सिस्टम जो है रेलवे के ये इंतजाम ठीक बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया वैसे ही तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद की दूसरी बड़ी सब्जी मंडी में सहूलियात का फुकदान। गुलाम मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी में गंदगी के ढेर उठाए ना जा सके। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फजील अहमद से। जी फजील बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की दूसरी बड़ी सब्जी मंडी है गुलाम मोहम्मदाबाद, जहां पर यहाँ पर दुकानदार हैं और उनको सहूलियात का शदीद फुकदान है। दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि मार्केट कमेटी की जानिब से यहाँ पर रेवेन्यू तो इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसके बरक्स जो सर्विसेज हैं वो नहीं दी जाती। सफाई की बात करें तो मंडी के अंदर सफाई के शदीद बुरे हालात हैं, जिसकी वजह से दुकानदार परेशान हैं। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, अंजमन ताजरान की यहाँ की जो है उसके अहदेदारान भी हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, सफाई के हालात क्या हैं, रेवेन्यू कितना इकट्ठा होता है, क्यों आपको सर्विसेज नहीं दी जाती? रेवेन्यू जो एक दुकान है उससे तकरीबन 400 रुपया मार्केट फीस वसूल कर रही है। तकरीबन 120 दुकानें हैं, तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये डेली का रेवेन्यू वसूल होता है। जो सफाई का ठेका दिया गया है ना, वो रोज़ाना तकरीबन 10 सफाई वाले जो सफाई के लिए लाउट हैं और 2 ट्राली हैं। दिन के 10:30 बजने लगे हैं, ना तो कोई मंडी में कोई सफाई वाला आया है, ना रोज़ाना इधर कोई सफाई होती है। कभी 10 आदमी पूरे हुए ही नहीं है, 6 आदमी 4 आदमी रोज़ाना सफाई करते हैं। सफाई का निज़ाम मंडी में बिल्कुल गंदा है। ठेकेदार जो है वो सफाई नहीं कर रहा है, इंतजामिया इस पर कोई नोटिस नहीं ले रही। जी बिल्कुल, इंतजामिया नोटिस नहीं ले रही। सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में स्टॉल्स पर खरीदारों का रश लग गया। छोटे बड़े सब झंडे और झंडियाँ खरीदने में मसरूफ़ हैं। आपको बताते चले कि चिन्योट में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में स्टॉल्स पर खरीदारों का रश लग गया। छोटे बड़े सब झंडे और झंडियाँ खरीदने में मसरूफ़ हैं। 14 अगस्त की आमद है, इसी तरह स्टॉल्स सज चुके हैं। बच्चे स्टॉल्स में जाकर ख़रीदारी कर रहे हैं और जोश जज्बा भी दीदी है। चिन्योट में जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल्स लग चुके हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन चिन्योट में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में परचम कुशाई, शजरकारी, क्विज और तकारीरी मुकाबले हुए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन चिन्योट में तकरीबात का आगाज़ हो चुका है और पहले मरले में परचम कुशाई हुई और फिर क्विज़ कंपटीशन और इसके अलावा तकारीरी मुकाबले जो है वो तालबात में हुए हैं। हमारे साथ DO सेकेंडरी खादिम हुसैन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से ये प्रोग्राम का इनेकाद जश्न आज़ादी के हवाले से किया जा रहा है, मज़ीद क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जश्न आज़ादी के सिलसिले में हमने पौधा लगाया और बच्चों ने तकारीर की है, इनका मुकाबला हुआ है, टैबलो पेश किया गया है और परचम कुशाई की गई है। तो ये सारे प्रोग्राम जो है ना वो बच्चों के ज़हनों में आज़ादी की अहमियत उजागर करने के लिए किए गए हैं और इसमें बिला कोई अलगा नहीं है कि आज़ादी का दिन किसी भी कौम के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि आज़ादी की नेमत से बढ़कर कोई नेमत नहीं होती। अपने अकायद के मुताबिक अपनी आज़ादी के साथ इंसान अपना रहता है, ज़िंदगी गुजारता है, तो इससे बड़ी नेमत कोई भी नहीं है। और हमारे अकाबरीन जिन्होंने ये बहुत ज़्यादा कुर्बानियों से आज़ादी हमें लेकर दी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।